जहां से हमने छोड़ा था। ओके, तो हमने 3 रूल्स जो है ना वो डिराइव किए यहाँ पे, और ये जो 3 रूल है ना, ये हमें थोड़ा हेल्प करते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी। यानी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कूपन रेट जो है वो कम है और केडी ज्यादा है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो भी बॉन्ड की पार वैल्यू है ना, वैल्यू उससे कम आएगी। अगर आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही है तो दैट मीन्स आपने गलती कर दी है। तो इसी तरह से जैसे अकाउंटिंग फाइनेंस के क्वेश्चंस खुद ही इंडिकेट कर देते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो चीज आपको समझ में आ जाती है इधर से। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। 6-15 ये भी आपकी बुक में से क्वेश्चन है, बेसिक बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैज एन आउटस्टैंडिंग इशू ऑफ 1000 पार वैल्यू बॉन्ड्स विद 12% कूपन इंटरेस्ट रेट। अब देखिए ये वाला जो रेट है ना, दिस इज कूपन रेट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये जो रेट है ना ये कूपन रेट है। अच्छा, अब 1000 रुपए इसकी पार वैल्यू है, $1000 इसकी पार वैल्यू है, कूपन रेट 12% है, तो इस पे जो सूद का अमाउंट मिलेगा ना वो $120 मिलेगा दिस पर ईयर। दिस इशू पेज इंटरेस्ट एनुअली एंड हैज 16 years रिमेनिंग टू इट्स मेच्योरिटी डेट। ये हमने आपको बताया था ना कि जो रिमेनिंग लाइफ होती है ना, दैट इज एन इक्वल टू रिमेनिंग लाइफ। तो इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है ना वो 16 years है। ठीक है, तो हमें इसमें से मालूम हो रही है बॉन्ड की पार वैल्यू। 16 साल के बाद $1000 मिलने वाले हैं और 16 साल तक $120 पर ईयर मिलेंगे। ठीक है, कूपन रेट के अकॉर्डिंगली। If a requirement, if bond of similar risk are currently earning 10% rate of return, how much should the complex system bond sell for today? Now 10% क्या है? 10% KD है। 10% क्या है? 10% is KD। तो हमारे पास कूपन रेट 12% है और केडी 10% है। दैट मीन्स के कूपन रेट ज्यादा है और केडी कम है। हमने अभी ये रूल निकाला, अभी हमने ये रूल डिराइव किया कि अगर केडी कम हो, इफ केडी इज लेस देन, if KD is less than coupon rate, then bond value would be more than par value। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है ना इसकी, इसमें अगर हम बॉन्ड की वैल्यू निकालेंगे तो उसको $1000 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका सोल्यूशन के वो कितनी उसकी पार वैल्यू आई है। तो ये देखिए ए जो है ना हमारे पास, ये हमने इसी तरह से ए यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। तो ए रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पर, और नीचे इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन जो है ना ये उसी तरह से हमने किया हुआ है। $120 के ऊपर हमने जो है वो 16 साल के ऊपर फैक्टर निकाला टेबल से। ठीक है, जो है 16 साल के ऊपर जो फैक्टर हमने निकाला वो 10% इन्होंने हमें बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 10% का रेट है ना, तो केडी को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो 10% के ऊपर 16 साल पे हमने जो फैक्टर निकाला तो वो निकला 7.824। तो जो एन्युटी थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब हमने निकाली तो वो आई 938.88। ठीक है, दूसरा रिटर्न जो हमें मिल रहा था ना वो था 1000 जो हमें मिल रहा था 16 साल के बाद। तो हमने 16 साल पे 1000 को सिंपल, यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। तो ये हमारे पास इस वक्त बॉन्ड की जो वैल्यू आ रही है ना, दिस इज इक्वल टू 1156.88। जैसे मैंने आपको कहा था कि पार वैल्यू से ज्यादा आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये पार वैल्यू से ज्यादा हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 में आई है। अच्छा, दिस वाज रिक्वायरमेंट नंबर 1। ठीक है, कि अगर वो 10% होगा तो क्या उसकी वैल्यू आएगी। बी रिक्वायरमेंट था डिस्क्राइब 2 possible reasons why similar risk bonds are earning a return below the coupon interest rate on the complex system bonds। अच्छा, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जो यानी मार्केट का जो रेट है वो कम क्यों है इनके रेट से, उसके रीजंस बताएं। अच्छा, अब उसके जो 2 रीजन आप बताएं। अब ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन था, मैंने इसकी जगह छोड़ दी थी यहाँ पर ना, कि मैं इसको वैसे समझाऊंगी आपको
कि हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि इनका कूपन रेट ज्यादा है और इनका केडी कम हुआ, ऐसा क्यों है। अब इसकी एक पॉसिबल रीजन जो है ना बेटा, वो तो ये हो सकती है कि जब इन्होंने बॉन्ड इशू किया था ये, क्योंकि इन्होंने हमें ये तो बताया है कि रिमेनिंग लाइफ 16 ईयर्स है, मगर ये नहीं बताया कि इशू हुए हुए कितना अरसा हुआ है, अभी इशू हुए हैं या बहुत पहले से इशू हुए हैं। तो हम ये बस ओके। अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक रीजन इसका ये हो सकता है कि जिस वक्त इन्होंने बॉन्ड इशू किए थे उस वक्त जो मार्केट का रेट था ना वो 12% चल रहा था, तो इन्होंने भी 12% पे इशू कर दिए, और ड्यूरिंग द लाइफ जो है ना वो मार्केट का रेट कम हो गया। तो एक रीजन तो ये हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ इशुएंस मार्केट का रेट भी 12 था, इन्होंने भी, क्योंकि नॉर्मली जो मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न चल रहा होता है वही रिटर्न जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन भी दे रही होती है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है, अगर वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा काम कर रही है, ठीक है, नॉर्मल काम कर रही है, कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन जो है ना वो ये हो सकता है बेटा कि ऑर्गेनाइजेशंस तो देखिए बहुत सारी होती हैं, लेकिन ना पब्लिक का ट्रस्ट सब पे नहीं होता। तो अगर जो है गुल अहमद अपने बॉन्ड्स बेचेगा और 123 टेक्सटाइल कंपनी अपने बॉन्ड्स बेचेगी, तो गुल अहमद जो है ना वो लेस रेट पर भी बेचेगा, तो लोग चूंकि उसको जानते हैं तो वो लेस रेट पर भी उसके बॉन्ड्स खरीद लेंगे, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट है उसके ऊपर। लेकिन 123 टेक्सटाइल जो है अगर वो बेचना चाहेगा बॉन्ड, तो हो सकता है कि उसको जो मार्केट रिटर्न है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़े से ज्यादा रेट पर उसको बेचना पड़े। तो इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका जो है मामला या इसका जो रेप्यूटेशन है वो या तो नो रेप्यूटेशन है, या फिर ये कि बाकी जो हैं उनके मुकाबले में थोड़ा सा इसकी कम रेप्यूटेशन है, तो उसकी वजह से भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज्यादा हायर रिटर्न दे रही होती हैं। आपने अगर मनी एंड बैंकिंग आपने पढ़ा है तो उसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट होता है जंक बॉन्ड का। जंक बॉन्ड होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका नो रेप्यूटेशन या बैड रेप्यूटेशन होता है, और लेकिन उनको भी जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तमाम जो होती हैं उनको फाइनेंसिंग की रेगुलर जरूरत पड़ रही होती है। तो जो फाइनेंसिंग उन लोगों को रेगुलर चाहिए होती है, तो उसमें फिर वो लोग क्या करते हैं कि अगर मार्केट जो है वो 10% पे बॉन्ड इशू कर रही है ना, तो फिर वो 15% पे इशू करते हैं ताकि लोग उनसे बॉन्ड खरीदें, वो ज्यादा रिटर्न दे रहे होते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। अच्छा, एक और रीजन डिमांड एंड सप्लाई का भी होता है, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग उसके बॉन्ड्स या उसके शेयर्स आते हैं, तो उसके 10 शेयर आएंगे तो 50 लोग खड़े हुए हैं खरीदने के लिए, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है कि उनके 10 शेयर आएंगे तो 8 लोग आएंगे खरीदने के लिए, तो अब उन्होंने जो 10 बेचने हैं ना, तो वो फिर 10 बेचने के लिए क्या करेंगे कि उतना रिटर्न जो है, प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा हाई कर देंगे। तो देर आर मल्टीपल रीजन फॉर दैट कि जो कूपन रेट कंपनी ऑफर कर रही है वो ज्यादा क्यों ऑफर कर रही है या कम क्यों ऑफर कर रही है, हर चीज के रीजन होते हैं। आई होप आपने इस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का जो क्वेश्चन था, ये जो रिक्वायरमेंट नंबर बी था, आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं रिक्वायरमेंट नंबर सी के ऊपर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 6-15 है, ये आपकी बुक में से है क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट नंबर सी जो है ना वो क्या है, इफ द required return were 12% instead of 10%, what would the current value of complex bond be? Contrast the finding with your finding in part A and discuss. अच्छा जी, अब यहां पर क्या हुआ, रिक्वायर्ड रिटर्न का रेट कितना है 12% इंस्टेड ऑफ 10%। 10% तो पार्ट ए में था ना, वो कह रहे हैं कि अगर 10% नहीं है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी केडी जो है ना ये भी 12%। अब आप देखिए ये वो वाली सिनेरियो है, ये वो वाली सिचुएशन है जहां पे केडी इज इक्वल टू द कूपन रेट। कूपन रेट भी 12% है, केडी भी 12% है। तो अगर ये सिचुएशन होती है, ये भी हमने देखा, अभी हमने इस रूल को डिराइव किया कि इफ केडी इज इक्वल टू कूपन रेट देन द बॉन्ड वैल्यू वुड बी इक्वल टू द पार वैल्यू। जो हम वैल्यूएशन करेंगे तो वही चीज आप यहाँ पर देख भी सकते हैं
इससे हम लोगों के पास जो $120 की एन्युटी हमें मिल रही है 16 साल तक की, हम उसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, $1000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, 16 साल के ऊपर उसको हम उसको डिस्काउंट करेंगे, तो हम ये देखते हैं कि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना आपस में, तो हमारे पास बॉन्ड की वैल्यू जो है ना वो 999.88 दैट इज इक्वल टू 1000। तो हम ये देख सकते हैं कि केडी जो है जब वो इक्वल हो जाता है कूपन रेट के, तो फिर हमारे बॉन्ड की जो वैल्यू है वो पार वैल्यू के इक्वल हो जाती है। आई होप आपने इसको समझा है, ठीक है। वही चीज जो हमने रूल्स यहाँ पे डिराइव किए थे वही आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हुए भी देख सकते हैं। अच्छा जी, ये जनाब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके अंदर, ये 6-16 है बॉन्ड वैल्यूएशन का, जिसमें के 5 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स थे। तो उसके लिए कैलकुलेशंस किए हुए हैं हम लोगों ने। annual interest calculate the value of each bond shown in the following table, all of which pay interest annually। देखिए हम ना सेमी एनुअली या क्वार्टरली या मंथली डिस्काउंट कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एनुअल के ऊपर ही बात कर रहे हैं। हमने जो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी करवाया उसमें भी हमने एनुअल कंपाउंडिंग की ही बात की थी। सेमी एनुअली में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, लेकिन ये कि अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रही हूँ, अभी हम इसी को फोकस करेंगे। बॉन्ड ए जो है उसकी पार वैल्यू है 1000, कूपन इंटरेस्ट रेट है 14, ठीक है ना। दैट मीन्स कूपन इंटरेस्ट रेट क्यों इस्तेमाल होता है, जो हम लोगों को एन्युटी मिलनी है ना उसके अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए। 1000 का 14% वुड बी 140, तो यानी $140 मिलेंगे। ईयर्स टू मेच्योरिटी, कितने साल रह गए इसकी लाइफ के, 20। दैट मीन्स के एन्युटी ए बॉन्ड जो है ये $140 देगा 20 साल तक, ठीक है। और 20 साल तक ये $140 देगा। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज केडी, केडी है मार्केट का रेट है 12%, ठीक है ना। अब आप देखें, इससे पहले कि आप इसकी वैल्यूएशन करें, आप यहीं से देख करके बता सकते हैं कि जो बॉन्ड ए है उसका कूपन रेट ज्यादा है और केडी कम है। इन दिस सिचुएशन जो बॉन्ड की वैल्यू निकलेगी वो उसकी पार वैल्यू से ज्यादा होगी। और हम इसको देख सकते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर कि जब बॉन्ड ए को हमने वैल्यू किया तो वो पार वैल्यू से ज्यादा आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, 1149। ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर हुआ हुआ है, आप इसको बहुत तफसील से जो है वो देख सकते हैं इसके अंदर जब आप इसकी स्लाइड्स को ब्राउज करेंगे। बी, जो बी हमारे पास बॉन्ड है उसका कूपन रेट है 8%, ठीक है ना। दैट मीन्स के 8% यानी $80 पर बॉन्ड जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली 16 साल तक, ईयर्स टू मेच्योरिटी, एन इज इक्वल टू 16 है यहाँ पे, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 8। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कूपन इंटरेस्ट रेट एंड केडी बोथ आर इक्वल, सो इन दिस सिनेरियो द वैल्यू ऑफ बॉन्ड वुड बी इक्वल टू द पार वैल्यू। हमारे जो हमने रूल्स डिराइव किए हैं वो ये कहते हैं कि बॉन्ड बी जो है ना वो पार वैल्यू के इक्वल उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉन्ड बी की जो वैल्यू है जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो वो पार वैल्यू के इक्वल आई है हमारे पास। देन बॉन्ड सी 100 पार वैल्यू है, कूपन इंटरेस्ट रेट इज 10%। दैट मीन्स के 100 रुपए का बॉन्ड है और 10 कूपन इंटरेस्ट रेट है, तो इसके ऊपर जो सूद का अमाउंट बनेगा दैट इट वुड बी 10 रुपए, ठीक है ना। ये 10 रुपए, 100 का 10% वुड बी इक्वल टू $10। कितने इयर्स टू मेच्योरिटी रह गए इसके, 8 साल रहते हैं जिसमें कि ये मेच्योर हो जाएगा। 8 साल तक 10 रुपए पर ईयर सूद मिलेगा और मार्केट का जो रेट है ना वो है 13%। दैट मीन्स के जो कूपन रेट है वो कम है, केडी जो है वो ज्यादा है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब केडी जो है वो ज्यादा होता है और कूपन रेट जो है वो केडी जो है वो ज्यादा होता है और कूपन रेट कम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में पार वैल्यू से कम वैल्यू आती है। अब देखिए पार वैल्यू है इसकी 100 रुपए, जब हम इसकी वैल्यू वैसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो पार वैल्यू से आ रही है कम, ठीक है। और वो कितनी आ रही है, 85, ठीक है ना। यही हमने अभी कहा आपसे कि ये पार वैल्यू से कम आएगी इसकी जो वैल्यू है।
तो क्योंकि केडी जो है हमने देखा कि वहां पर कम है। अभी देखिए जो कुछ हमने सीखा था वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। बॉन्ड नंबर डी, पार वैल्यू 500 है, कूपन रेट जो है ना वो 16% है, ठीक है। तो कूपन रेट 16% है, इसकी वैल्यू पता नहीं क्या कैलकुलेट हुई थी, 80। तो कूपन रेट 16% था, तो 80 जो है पर ईयर इसका जो कूपन का अमाउंट है वो बना था। 13 साल इसकी मेच्योरिटी में रहते हैं, ईयर टू मेच्योरिटी एन इज इक्वल टू 13, और मार्केट का जो रिक्वायर्ड रिटर्न है ना वो 18% है। यहाँ पर भी वही सिनेरियो है कि कूपन रेट कम है और केडी ज्यादा है। जब कूपन रेट कम हो और केडी ज्यादा हो तो ऐसी सिचुएशन में पार वैल्यू से कम बॉन्ड की वैल्यू आती है, जो मार्केट वैल्यू आती है। तो वही चीज हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बॉन्ड की जो वैल्यू है ना वो कम आई है एज कंपेयर टू पार वैल्यू। पार वैल्यू है इसकी 500 और इसकी जो बॉन्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है तो वो आई है 450.80। अच्छा, उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर ई, 1000 पार वैल्यू है, कूपन इंटरेस्ट रेट इज 12%, ठीक है। 120 इसका कूपन अमाउंट बनेगा। ईयर्स टू मेच्योरिटी आर 10, 10 साल रह गए इसकी मेच्योरिटी में, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कूपन इंटरेस्ट रेट इज more than KD. So in this scenario, the value of bond would be more than par value. Alhamdulillah. I'm sorry. So अब यहाँ पर हम उसको देख भी सकते हैं हमारे आंसर में कि 1000 रुपए का बॉन्ड था जिसकी के वैल्यू हमारे पास आ गई है 1123.40। आई होप कि आपने इसको समझा है, ठीक है। तो आप हमने वही जो रूल्स हमने पढ़े थे वो सबके सब हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं उनको इम्प्लीमेंट होते हुए भी। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो फ्रॉम योर बुक एंड दिस इज 6-19। टाइम हमारे पास वैसे 10 मिनट्स रह गया आपकी क्लास खत्म करने के लिए 3 बजे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की और क्लासेस भी होती है, तो आई होप कि उन्होंने बीच में नमाज पढ़ ली होगी। अच्छा जी, तो ये जो है ना, अच्छा अब इसमें ना वो तो पॉइंट थे कि जब केडी और उसका रिलेशनशिप क्या है, कूपन रेट का और केडी का आपस का रिलेशनशिप क्या है। अभी हम ये देखेंगे कि अगर ईयर्स टू मेच्योरिटी जो है वो कम है, ईयर्स टू मेच्योरिटी ज्यादा नहीं है, ईयर्स टू मेच्योरिटी जो है वो कम रह गए हैं, तो इन दैट सिनेरियो वो उसकी जो वैल्यू है ना वो पार वैल्यू के करीब होती चली जाती है, वो वैल्यू उसकी कुछ स्टेबल हो जाती है। तो इसके अंदर है चेंजिंग रिक्वायर्ड रिटर्न बाय लियन persons is considering to invest in either two of the outstanding bonds. The bond both have 1000 par value and 11% coupon interest rate and pay annual interest. अब देखिए दोनों बॉन्ड जो है ना उसकी पार वैल्यू सिमिलर है जो कि $1000 है, दोनों का कूपन रेट सिमिलर है जो कि 11% है। दैट मीन्स के दोनों में दोनों जो है वो रिटर्न देंगे $110 $110 का पर $110 पर ईयर के हिसाब से ये सूद देंगे, ठीक है। एंड पे एनुअल इंटरेस्ट। बॉन्ड ए हैज एग्जैक्टली 5 years टू मेच्योरिटी, ये हमारे लास्ट 10 मिनट्स में शुरू हो गए इसके। बॉन्ड ए हैज एग्जैक्टली 5 years टू मेच्योरिटी एंड बॉन्ड बी हैज 15 years टू मेच्योरिटी। अब आप ये देखिए कि दोनों बॉन्ड सिमिलर हैं, मगर हुआ क्या कि इन दोनों बॉन्ड्स के अंदर इसके 4 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम एक एक करके आपको सब दिखाते हैं। अभी इसमें हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर लें, हमारा चैप्टर फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बॉन्ड की पार वैल्यू सेम है, कूपन रेट सेम है, लेकिन ईयर्स टू मेच्योरिटी में डिफरेंस है। तो हम देखेंगे कि ईयर्स टू मेच्योरिटी किस तरह से अफेक्ट करते हैं बॉन्ड की वैल्यू के ऊपर। सोल्यूशन रिक्वायरमेंट नंबर ए का भी यहाँ पर हम दे रहे हैं। पहले रिक्वायरमेंट नंबर ए जो थी वो वहां पर भी लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने कॉपी किया हुआ है तो मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। रिक्वायरमेंट नंबर ए थी कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ए इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज, अगर 8% हो, 11% हो और 14% हो। अच्छा, 8% का मतलब है कि ये बॉन्ड जो रिटर्न दे रहा था वो तो 11% दे रहा था। दैट मीन्स कि यहाँ पर पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए जो कि आई है। अच्छा, दूसरे जो रिक्वायरमेंट थी उसमें 11% केडी बताया था इन्होंने, 11% इसके कूपन रेट के बराबर है, यहाँ पर इसके पार वैल्यू के इक्वल वैल्यू आ गई।
और तीसरा 14% इन्होंने बताया था हमें, 14% जो है वो उसके जो कूपन रेट है उससे ये रेट कहीं ज्यादा है, तो जो पार वैल्यू है उससे कम वैल्यू आई हमारे पास बॉन्ड ए की। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर बी इसमें था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड बी। अब बॉन्ड बी और बॉन्ड ए में ना याद रखें कि जो मेच्योरिटी का टाइम है ना उसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो कंट्रोल बी, अच्छा जी, तो मैं इसको ये बोल्ड इसलिए कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन अलग से रहे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आई लिखा है, आई या केडी इज सिमिलर। अगेन इन्होंने यही 3% दिए हैं। अब इसका भी जो बॉन्ड बी था उसका भी जो कूपन रेट था ना दैट वाज सिमिलर टू बॉन्ड ए, तो वो 11% है और केडी या आई जो है ना वो 8% है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसकी वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा आएगी और ये आई हमारे पास। सेकेंड सिनेरियो में दोनों सिमिलर थे तो पार वैल्यू के इक्वल आई, वो ही हम देख सकते हैं कि वो इक्वल है उसके। और थर्ड उसमें 14%, यानी तीनों वही परसेंटेजेस यहाँ पर भी दिए गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है उसकी क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट नंबर सी में इन्होंने हमें ये कहा था कि from findings in part A and B, complete the following table and discuss the relationship between time to maturity and changing required rate of return. ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि टाइम टू मेच्योरिटी जो है ना वो कैसे अफेक्ट करती है जब चेंजिंग टाइम वो होता है। अब आप ये देखें कि बॉन्ड ए जो था ना, इसमें याद रखें कि इसकी ना लाइफ थी 5 इयर्स की, इसका एन वाज इक्वल टू 5। ठीक है ना, 5 इयर्स थे इसके मेच्योरिटी के, और जो बॉन्ड बी है इसके थे 15 इयर्स। ठीक है, तो अगर आप देखें कि जिसके ज्यादा टाइम था 15 इयर्स थे, तो जब रेट जो है ना वो रिड्यूस हुआ तो उस वक्त जो है हमारे पास ये 5 इयर्स का जो बॉन्ड है ना, इसने मार्केट को उतना रिस्पॉन्स नहीं किया जितना 15 इयर्स वाले ने रिस्पॉन्स किया मार्केट। ठीक है ना, यानी जब 11% से कम रेट था तो ये वाला जो बॉन्ड है ना ये पार वैल्यू से बढ़ा तो सही मगर सिर्फ $120 इंक्रीज हुए। ठीक है, मगर ये जो है ना ये देखें इसके जिसके 15 इयर्स टू मेच्योरिटी थे ना, इसने कितना रिस्पॉन्ड किया उसी रेट को। पार वैल्यू भी सिमिलर थी और कूपन रेट भी सिमिलर था, लेकिन ईयर्स टू मेच्योरिटी डिफरेंट थे। जिसके कम ईयर्स टू मेच्योरिटी थे उसने रिस्पॉन्ड किया उसी तरह से कि उसकी पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आई, मगर जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ना वो इतनी है ज्यादा नहीं है। लेकिन जब हम बॉन्ड बी को देखते हैं जिसके मेच्योरिटी में ज्यादा साल बाकी थे, उसने उसके ऊपर देखें $256 का जो चेंज आया, यानी इससे तकरीबन डबल चेंज आया। ये 120 है, बल्कि 120 का भी जो डबल है ना वो 240 होता है और ये 256 है, तो इसके डबल से भी ज्यादा जो है ना उसके पार वैल्यू में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स है ये किसकी वजह से आ रहा है, उसके ईयर्स टू मेच्योरिटी की वजह से। 11 पर तो ऑब्वियसली दोनों ने सिमिलर रिस्पॉन्ड किया। 14% जब रेट हुआ तो वैल्यू पार वैल्यू से गिर जानी थी। ठीक है, अब देखें पार वैल्यू से यहां पर भी वैल्यू गिरी है, लेकिन ये इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं गिरी जितनी वैल्यू बॉन्ड बी की गिर गई है। ठीक है, तो इससे हमने क्या लर्न किया, द ग्रेटर द लेंथ ऑफ टाइम टू मेच्योरिटी, जितना ज्यादा टाइम टू मेच्योरिटी होगा रह जाएगा, टाइम टू मेच्योरिटी में जितना ज्यादा टाइम रहता होगा, the more responsive the market value of bond to change required return and vice versa। जितना ज्यादा टाइम रह जाएगा उस बॉन्ड की वैल्यू में ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप देखो ना, सिमिलर पार वैल्यू, सिमिलर कूपन रेट, बट बॉन्ड ए ने ज्यादा कम रिस्पॉन्ड किया, बॉन्ड बी ने ज्यादा रिस्पॉन्ड किया। ठीक है ना, दोनों सिचुएशंस में देख लो, जहां पर वैल्यू कम हुई वहां पर भी उसने बॉन्ड ए ने रिस्पॉन्ड किया मगर कम, मगर बॉन्ड बी ने ज्यादा रिस्पॉन्ड किया। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा जी, इफ लैंड वांट टू मिनिमाइज इंटरेस्ट रेट रिस्क, व्हिच बॉन्ड शुड शी परचेज एंड बाय। ऑब्वियसली देखो जो ज्यादा रिस्क इसमें कम है 5 ईयर वाले में। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है मगर उतनी ज्यादा नहीं हो रही जितनी बॉन्ड बी के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है। तो यहाँ पर लेन जो है उनके पास अगर वो मिनिमाइज करना चाहती हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को,
इंटरेस्ट रेट रिस्क को अगर वो मिनिमाइज करना चाहती हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछ रहे हैं. If Lane wants to minimize interest rate risk in the future, she would choose bond A with shorter maturity. ठीक है, क्योंकि जितना शॉर्ट मेच्योरिटी होगा उतना उसका रिस्क कम हो जाएगा, लेस रिस्पॉन्सिव होगा वो वाला बॉन्ड मार्केट को. Any changes in interest rate will impact the market value of bond A less than if she held bond B. I hope this was the today's lecture. I hope you understand it. और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है बॉन्ड वैल्यूएशन का. हमने बॉन्ड वैल्यूएशन सीखी, हमने बॉन्ड वैल्यूएशन के भी का जो चेंजिंग रेट्स हैं उसका इम्पैक्ट देखा बॉन्ड की वैल्यू के ऊपर, और फिर हमने टाइम टू मेच्योरिटी का जो इम्पैक्ट है वो हमने देखा. ठीक है ना. अच्छा जनाब, तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. नाउ आई विल टेक क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन अनान से हम जी अनान भाई अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम अनान. अनान चलें, अनान भाई जो है ना उनका आई डोंट नो क्यों माइक मैंने तो ओपन किया हुआ है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही मुझे. अच्छा जी, रिकॉर्ड